नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और आज का जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है हर दृष्टि से। हिंदी साहित्य के संबंधित में जो भी एग्ज़ाम होंगे आपके, वो बहुत इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो है वो छायावाद के, मैं ज़्यादा लेकर के नहीं आया, छायावाद के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के लिए तथा इनसे संबंधित हिंदी से जुड़े किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का पाठशाला और नेट हिंदी साहित्य पाठशाला, दो चैनल हैं। आज की क्लास में हिंदी साहित्य के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमारा काव्य आंदोलन छायावाद से जुड़ा हुआ है। और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे हैं जो कि हिंदी साहित्य से तथा यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से जुड़े तथा इनसे संबंधित किसी भी एग्ज़ाम हो उनसे जुड़े हैं। लेकिन आज का जो क्लास है वो सामान्य नहीं है। मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि सामान्य नहीं है। मैं आपको 4 विकल्प भी दूंगा, मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप है, 4 विकल्प आपको दूंगा और आपको स्वयं उत्तर सोचने का मौका भी दूंगा मैं थोड़ी देर के लिए, ताकि आप खुद स्वयं उस चीज़ को देख सकें। उसके बाद हम सही उत्तर आपको देंगे। और इस वीडियो के अंत तक आप हमसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि अंतिम प्रश्नों में थोड़ा स्तर जो है प्रश्नों का लेवल को बढ़ाया गया है। मैं आपको एक और बात 1 मिनट के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न मैं तैयार किया हूँ ये मैं खुद से तैयार किया हूँ और 6 साल का मेरा इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। मैंने कि जो भी एग्ज़ाम में 6 अटैम्प्ट दे चुका हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ का। और इस टॉपिक से जो जितने प्रश्न बने हैं मैं सारे के सारे एक अलग बुक में लिखा हूँ और उसी को मैं तैयार किया हूँ। तो बेसिक पॉइंट ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ये पूछे गए हैं, तो उसी का ये माने कि क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी न करते हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो आप सभी लोगों के लिए सामने में है। देखिए, हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख 4 कवियों में कौन शामिल नहीं है? प्रश्न बहुत बारीक है, ध्यान दीजिएगा आप कि इनमें जो बताया गया है इन 4 कवियों में कौन शामिल नहीं है। याद रखिएगा, नहीं को देखना है। इसी में मिस्टेक होता है आदमी से, ध्यान रखिएगा। तो प्रसाद है, पंत है, महादेवी वर्मा है, दिनकर है, कौन नहीं है याद रखिएगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा आपको और मैं भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि वीडियो कम में ज़्यादा बन जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं हो। तो देखिए, प्रयास करें आप। तो ठीक है, इसका आंसर मैं देता हूँ। आगे है, देखिए आगे इसका आंसर है दिनकर। दिनकर जो है वो छायावाद के माने कि 4 कवियों में शामिल नहीं है। पंत, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा दिनकर नहीं है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा कष्ट यहाँ देखिए। अब छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ जो माने जाते हैं वो कौन है? तो देखिए, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा है, ये 4 स्तंभ माने गए। और यहाँ नाम जो है वो दिनकर के हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। देखिए यहाँ जो है वो दिनकर है और यहाँ जो है ये देखिए निराला है, महादेवी वर्मा है, पंत है और जयशंकर प्रसाद है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंट रखा जाता है, क्योंकि इसी से जुड़े प्रश्न तैयार किए जाते हैं। तो आगे चलते हैं। अब दूसरा प्रश्न जो है आज का हमारा, तो देखिए आसान ट्रिक याद करने के लिए प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में निम्नलिखित में से कौन प्रवृत्ति जो है वो प्रमुख रही थी छायावाद में? छायावाद में आखिर ऐसा क्या था कि मैंने इम्पोर्टेंट प्रवृत्ति रहता है? जैसे वीर गाथा काल में या आदि काल में वीरों के बारे में अधिकतर लिखा जाता था ना। तो यहाँ छायावाद में अधिकतर किस चीज़ों पर लिखा गया था? छायावाद पर प्रमुख प्रवृत्ति क्या था? व्यक्तिवाद था, दरबारी संस्कृति, वीर गाथात्मक या हास्य, क्या था?
तो आप बताइए थोड़ा, और बताइएगा आप ना, तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। कमेंट में आप 2 नंबर का ए, बी इसी हिसाब से हम क, ख में दिक्कत हो जाएगा। 2 नंबर का आप ए लिखिएगा, 2 नंबर का बी, 1 नंबर का सी, माने इस हिसाब से आप दीजिएगा। आपकी एलिजिबिलिटी का थोड़ी टेस्टिंग यहीं हो जाएगी। और ये एक टॉपिक पर 15 ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये प्रीवियस 6 ईयर का मैंने जो एग्ज़ाम में बैठा हूँ, उससे तैयार किया हूँ। याद रखिएगा आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार नहीं, कम से कम 4-5 बार इस क्लास को देखें और सुने। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, उत्तर जो है वो व्यक्तिवाद है। अब इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर व्यक्तिवाद पर ही क्यों है। तो देखिए, छायावादी कविता में कवि के व्यक्तिगत अनुभवों, भावनाएं और संवेदना और आत्मानुभूति को विशेष महत्व मिलता है। आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। छायावादी कविता में कवि के व्यक्तिगत अनुभव, भावनाएं, संवेदनाएं, आत्मानुभूति की विशेष महत्व मिलता है। मैं बताऊंगा आपको कि सभी कवियों का छायावाद के संबंध पर परिभाषाएं क्या है और भी क्या है। आप हमें कमेंट करें, आपको किस तरह का क्वेश्चन से चाहिए, हमें कमेंट में पूछें, बोलें, मैं उसी टॉपिक पर लेकर के आऊँगा। अब इसलिए व्यक्तिगत छायावाद की प्रमुख महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही। तो आगे चलते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो क्या है, इसको तो हर कोई जानते होंगे मेरे ख्याल से। कामायनी के रचनाकार कौन है? निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा। तो मैं इसमें ज़्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हर किसी को याद होगा, और जो नहीं जानते हैं वो प्रसाद के हैं। तो देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। याद रखिए, कामायनी को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण महाकाव्यात्मक कृति माना जाता है। कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईडा, सौंपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। 12 सर्ग हैं। और देखिए यही चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईडा, संघर्ष, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये हैं इसके क्रम। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईडा, स्वपन, संघर्ष, द्विवेद, रहस्य, संघर्ष, आनंद। ये है। तो आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, कामायनी है। अब 4 नंबर, यामा किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है यामा। यामा में साहित्य कृति भी मिली हुई है। मुझे लगता है कि आप सभी जितने भी आदमी देख रहे हैं या श्रोता देख रहे हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा इनको पता होगा कि यामा किसकी रचना है। तो मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि ये भी प्रसिद्ध कृति है। तो आगे बढ़ता हूँ। ये महादेवी वर्मा की कृति है। महादेवी वर्मा की कृति है। महादेवी वर्मा की कृति है। महादेवी वर्मा प्रमुख कवियत्री हैं। उनकी काव्य संवेदना में वेदना, करुणा, प्रेम, रस, आत्मानुभूति रूप से दिखाई देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। महादेवी वर्मा, यामा, इसे पक्का कर लीजिए। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम पक्का ही समझिए। अब आते हैं, अगला प्रश्न जो है वो पल्लव किस कवि की कृति है? पल्लव जो है वो किस कवि की कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट है पल्लव। पल्लव जो है, पल्लव किसकी कृति है? तो आप सभी के सामने में है। देखिए किसकी है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट कभी छोड़िए नहीं, इम्पोर्टेंट ही ऐसे हैं जो हमें आगे लेकर के जाते हैं। ये चारों जो हैं मैंने बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। तो किसकी कृति है? आगे बढ़ते हैं। आज का जो है देखिए, सुमित्रानंदन पंत के हैं ये। किसके हैं? तो पंत के हैं दोस्त, ये पंत के हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पंत की कविता में प्रकृति, सौंदर्य और कोमल भावनाओं का विशेष स्थान है। किसकी? तो देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट, हम इसीलिए इसका डेफिनेशन लिख दिया हूँ। और बहुत ही माने कि ये समय लगता है दोस्त इसको तैयार करने में। इसको तैयार करने में बहुत समय लगता है कि प्रकृति, सौंदर्य, कोमल भावनाओं, ये सब चीज़ों का विशेष इसका स्थान मिला है। किसका? सुमित्रानंदन पंत का। याद रखिएगा, इसका कविता में जो है ये क्या बेसिक सबसे ज़्यादा मिलता है? तो सबसे ज़्यादा बेसिक जो मिलता है इसका पंत का, वो प्रकृति, सौंदर्य मिलता है, कोमल भावनाएं मिलता है, विशेष स्थान इन्होंने दिया है। पल्लव बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। परिमल जो है वो किसकी रचना है? परिमल जो है दोस्त वो किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी इसमें चर्चा कर रहा हूँ अपने आप में वो एक एग्जाम का एक महत्वपूर्ण पैटर्न रहा है, छायावाद की दृष्टि पर और छायावाद के टॉपिक पर। याद रखिएगा।
मैं ऐसे प्रश्नों को उठाया हूँ। मैं 6 अटेम्प्ट लगातार दिया हूँ, 1 अटेम्प्ट में बीच में नहीं दे पाया था, और 6 अटेम्प्ट में मुझे जो टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न मिले हैं हर चैप्टर के, मैंने उसे नोट करके रखा है। और बाद में जब एग्जाम का जो वो आता है ना आंसर शीट के लिए, तभी मैं डाउनलोड किया था हर क्वेश्चन को। तो देखते हैं, देखिए तब तक मैं इसलिए बातें करता हूँ ताकि आप क्वेश्चंस को देख करके टिक लगा सकें, आंसर हमें कमेंट कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। किसका है? निराला का है दोस्त, प्रमुख कृति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। लेकिन उनका साहित्य केवल छायावाद तक सीमित नहीं रहा। उनके काव्य में विद्रोह, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके काव्य में बताया गया था, एक बार आया था क्वेश्चन कि इनके काव्य में आपको सबसे अधिक क्या चीज मिलता है, किनके? तो काव्य में विरोध मिलता है, सामाजिक चेतना मिलता है, मानवीय संवेदना मिलता है, नवीनता के स्वर भी दिखाई देते हैं। 4-5 पॉइंट हैं इसके, किसके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये निराला। अब आते हैं, अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैं ये भी लिख दिया हूँ। छायावाद काव्य में प्रकृति का चित्रण प्रायः किस रूप में दिखाई देता है? ये मैंने आपको शुरू में ही कहा था, क्लास के स्टार्टिंग पॉइंट में ही, कि ये सिर्फ 15 क्वेश्चंस, आप 15 को नहीं देखिएगा, ये 15 ऐसे प्रश्न को मैं उठाया हूँ जो कि अपने आप में हर एक एग्जाम का जो साल होता है उसमें वो टॉपिक इम्पोर्टेंट रहा है अपने आप में। इसलिए मैं यहाँ इस लाइन को लिख दिया हूँ कि अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। छायावादी काव्य में प्रकृति का जो है, यहाँ देखें, छायावादी काव्य में प्रकृति का चित्रण प्रायः किस रूप में दिखाई देता है? केवल वैज्ञानिक रूप में मिलता है, या केवल ऐतिहासिक रूप में, या मानवीय भावनाओं से जुड़ा, या केवल राजनीतिक रूप में मिलता है? किस रूप में मिलता है? छायावादी काव्य में प्रकृति का चित्रण अधिकतर किस रूप में मिलता है? आप ही बताइए। मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, यही पैटर्न है, इसी पैटर्न के टाइप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने पैटर्न को अचानक बदला। 7 प्रश्न आपको ऐसे दिए कि लगेंगे आपको बहुत आसान, लेकिन अभी जो पैटर्न आएंगे ना, ये देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है कि आप कमेंट कर दिए होंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। मानवीय भावनाओं से जुड़ा हुआ है, अब इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसमें चर्चा मानवीय भावनाओं से जुड़ा हुआ है। छायावादी कवि प्रकृति को केवल बाह्य दृष्टि के रूप में नहीं देखते, प्रकृति उनके लिए भावों और अनुभूतियों की व्यक्ति का माध्यम भी बनती है। कितना माने कि बेसिक पॉइंट है। आप अगर इसका ये चीज को देखिएगा ना, तो आप इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं, विशेष तथ्य भी लिख सकते हैं, चाहे किसी भी क्लासेज का हो। माने कि आप ग्रेजुएशन में है फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर, या एमए में है फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें भी है, चाहे बीएड में है, चाहे जिसमें भी है, हिंदी से संबंधित किसी भी एग्जाम का प्रश्न पत्र को उठा करके देखिए, आपको हिंदी के जो बेसिक सब चीज़ें हैं वो ये है। हिंदी साहित्य में चाहे सेट हो, यानी स्टेट लेवल का जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्टिंग होती है, नेट का देखिए या किसी भी एग्जाम का देखिए, उसमें हिंदी पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। मानवीय भावनाओं से जुड़ा हुआ। छायावादी कवि प्रकृति को केवल बाह्य रूप के रूप में नहीं देखते, बाहरी दृष्टि के रूप में नहीं देखते, प्रकृति उनके लिए भावों और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का माध्यम भी बनती है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट तो है, इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसी बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि छायावादी कविता में प्रकृति और मानवीय संवेदना का गहरा संबंध दिखाई देता है। आप तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बता देता हूँ। छायावादी कवि प्रकृति को केवल बाहरी रूप में नहीं देखते, प्रकृति उनके लिए भावों और अनुभूतियों की व्यक्ति का माध्यम भी बनती है। यही कारण है कि छायावादी कविता में प्रकृति और मानवीय संवेदना का गहरा संबंध दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं। छायावाद को हिंदी साहित्य के किस काल की प्रमुख काव्यधारा माना जाता है? हिंदी साहित्य के किस काल की प्रमुख काव्यधारा माना जाता है? आदि काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल। हाँ, किस काल का माना जाता है? किस काल का माना जाता है? तो उत्तर है छायावाद जो आधुनिक हिंदी कविता के एक महत्वपूर्ण काव्यधारा है। इसे हिंदी कविता के विकास के रूप में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है।
आप देखिए कि क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन के टाइप बदले हैं कि नहीं, आप ही देखिए क्वेश्चन के टाइप बदले हैं कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, लेट नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन छायावाद की प्रमुख विशेषता नहीं है, इसको आप देखिएगा। यहाँ क्या बताया गया है, नहीं है। देखिए नहीं है, आत्माभिव्यक्ति नहीं है, प्रकृति प्रेम नहीं है, या कल्पनाशीलता नहीं है, केवल राजाओं की प्रशंसा, केवल राजाओं की प्रशंसा नहीं है इसमें, बाकी सब है। छायावादी कविता के केंद्र जो है राजाओं की प्रशंसा नहीं, बल्कि व्यक्ति, प्रकृति, सौंदर्य, संवेदना, प्रेम, रहस्य और आत्मानुभूति जो है वो आदि है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसू जो है वो प्रसिद्ध, किसकी प्रसिद्ध कृति है आंसू? मुझे लगता है कि आप सभी लोग जानते हैं, तो इसलिए मैं इसमें भी लेट नहीं करूंगा, आगे बढ़ता हूं। आंसू जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी है, आंसू है, आंसू जो है 1925 ईस्वी में। कामायनी का रचना वर्ष क्या है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं पूछता हूँ आप सभी ने। ये जोड़ी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है। जो हमारा नेट का सिलेबस है उसमें आंसू भी है और कामायनी भी है। तो आंसू का मैंने कि प्रकाशन वर्ष में बता दिया हूँ, आंसू जो है 1925 है, कामायनी का आप मुझे बताइएगा। यह जोड़ी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है, दोनों जो है इंपॉर्टेंट है, दोनों जो नेट के सिलेबस में शामिल है। आप देखिएगा, सबसे पहले आपको सिलेबस में याद रखना होगा कि क्या क्या टॉपिक है। आप अगर चाहें तो मुझे कमेंट में 100 कमेंट करना होगा, सिर्फ की नेट के सिलेबस में जो भी रचनाएं शामिल है मैं उस पर चर्चा अगर करूं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं सारा का सारा आपको चर्चा कर दूंगा और उसी में आपके 40 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। उसी में चर्चा में सिर्फ 40 प्रश्न। मैं भी पहले ऐसे ही किया था, मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं ये सब बातों को छोड़ करके। छायावादी कविता में रहस्यवाद का संबंध मुख्यतः किससे माना जाता है? छायावादी कविता में रहस्यवाद का संबंध मुख्यतः किससे माना जाता है? किससे माना जाता है? केवल राजनीतिक संघर्ष से, या अज्ञात या परम सत्ता के प्रति जिज्ञासा और अनुभूति से, या केवल युद्ध वर्णन से, या दरबारी कवि से, किससे मिला जाता है? देख रहे हैं, आपको लगे होंगे शुरू में कि रचना काल में पूछ दिया या किसकी रचना है तो आपको आसान लगे हो। कितना इसमें रचना पूछा गया है? ज़्यादा ज़्यादा 4 या 5। लेकिन आप देखिए कि किसके किसके बारे में पूछा गया और क्यों पूछा गया है, और उसी के बारे में ही क्यों पूछा गया है, क्यों इम्पोर्टेंट है, किसकी रचना है, कब हुई थी, उस रचना जो है, चाहे काव्य है, ये तो इसमें तो काव्य ही है, चाहे छायावादी इसमें जैसे कामायनी है, कामायनी में मुख्यतः क्या है, कौन कौन है, किसकी रचना है, उसका माने कि उसमें जो उसको क्या बोलते हैं, उसका बेसिक पॉइंट क्या है, उसको आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, तो इसका प्रश्न का आंसर है, देखिए सही जो है, अज्ञात या परम सत्ता के प्रति जिज्ञासा अनुभूति से। छायावादी काव्य में रहस्य की अनुभूति और अज्ञात के प्रति आकर्षण और अंतर मन की अनुभूति महत्वपूर्ण दिखाई देती है। मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं बात करते करते आपको दूसरे पॉइंट पे ले जाता हूँ, यही हमारा बेसिक पॉइंट है। आपको 2 ही ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिसमें कि बात करते करते एक अलग टॉपिक में जाइएगा, एक हिंदी होगा, दूसरा इतिहास। क्योंकि इतिहास में किसी भी पॉइंट को समझाने के लिए वो इतिहास में कुछ कहानियों को आपको बताएंगे, फिर आप समझिएगा। हिंदी में मैं बात करते करते आपको कुछ बेसिक पॉइंट चर्चा करने लग जाता हूँ, क्योंकि वो सभी चीजें घटनाएं हुए हैं, इसलिए आप इस चीज को याद रखिएगा। अब हो गया है, ज्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन जितने भी चर्चा मैं किया हूँ वो एग्जाम में बैठा हुआ एक्सपीरियंस है और वो सभी चीजें घटित है, इसलिए मैं चर्चा किया हूँ। और आपके समय जो है वो नियमित है, माने कि फिक्स है, इसलिए ये सब चीजें ना हो और आप पास हों। तो आगे बढ़ते हैं। छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? अब बताइए, अधिक उपयुक्त है। देखिए, इसमें केवल बाहरी प्रकृति का वर्णन हुआ है, इसमें आत्मानुभूति और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, इसमें केवल वीर रस की प्रधानता, इसमें केवल ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है। क्या है आप ही बताइए। मैं फिर से बताता हूँ, छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कौन अधिक उपयुक्त है, कौन अधिक, ये सब चारों है, चारों है, लेकिन अधिक उपयुक्त पूछा गया है, कौन सा है आप ही बताइए। अगर आप चारों लिखेंगे तो आपका ऐसा नहीं है कि आपका पॉइंट कम होगा, लेकिन वहां ये सब जो पूछा गया इसमें से सबसे अधिक उपयुक्त क्या है आप ही बताइए। और मैं इसमें रोकूंगा, मैं थोड़ा समय लूंगा, आप ही बताइए। थोड़ा इस क्वेश्चंस को आप फिर से पढ़िए और सुनिए कि छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है। इसमें केवल बाहरी प्रकृति का वर्णन है, इसमें आत्मानुभूति और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, इसमें केवल वीर रस की प्रधानता है, इसमें केवल ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है। तो मेरा अनुमान है कि आप सभी लोग कमेंट किए होंगे। तो देखिए आंसर क्या है, आंसर है बी नंबर। इसमें आत्मानुभूति और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न आपको छायावाद की मूल प्रवृत्ति समझने में मदद करता है। मैं इस पॉइंट को भी इसलिए लिखा हूं क्योंकि अगर आप इस चीज को याद रख लीजिएगा तो आपको छायावाद क्या है वो चीज आप समझ जाइएगा, इसलिए इस पॉइंट को मैं लिखा हूं। और ये जो है बहुत माने कि कठिन है। माने कि बुक में मैं लिखा हूँ सारा, कि नोट में लिखा हूँ, उस चीज़ को मैं नोटबुक का फोटो में पीडीएफ कन्वर्टेड करके नहीं कर पाया हूँ क्योंकि वो उसका लिखावट कुछ अलग है और इसका लिखावट कुछ कन्वर्टेड करने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, तो मेहनत बनती है। आगे बढ़ते हैं। छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में निम्नलिखित में से कौन सा समूह नहीं है। ऊपर में चर्चा हो चुका है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। तो देखिए, प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, कबीर, सूरदास, तुलसी जैसी, बिहारी देव, घनानंद, पद्माकर, भारतेंदु, प्रेमचंद, द्विवेदी और दीनकर। अगर आप एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये जब चारों चारों करके 4 चौक 16 जो यहाँ दिए गए हैं, ये किस किस काल के कवि हों और किस किस माने कि समय के कवि हैं, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आंसर आपके शब्दों में ही है, एक सेकेंड में। अगर आप कवियों को देखिएगा, किस काल के कवि हैं, किस समय के कवि हैं, कौन किस में आते हैं, वो सभी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ सिलेबस को अगर मैं अच्छे से चर्चा कर दूंगा 30 से 40 प्रश्न आपके कंठस्थ हैं, फिक्स्ड हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए कौन सा मिले। तो देखिए ए नंबर है दोस्तों, प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, क्रम है ये। अब आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न बहुत बेसिक है लेकिन परीक्षा में ऐसे तथ्यात्मक प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। आपको लगेंगे ये बहुत हल्के हैं, लेकिन ये मैंने क्यों लिखा है कि इसी पर मेरे 2 दोस्त, हाँ इसी को लेकर के 2 दोस्त मेरा गलती कर दिया था, जो कि हम लोग साथ में डिस्कशन करते थे, और इसलिए मैंने इस लाइन को लिख दिया है। तथ्यात्मक बहुत महत्वपूर्ण है। 15 प्रश्न यहाँ हल्के नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब एक कृति आधारित प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। कमायनी जयशंकर प्रसाद, यामा सुमित्रानंद पंत, मत पल्लव महादेवी वर्मा, परिमल जयशंकर प्रसाद। युग्म निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है, कौन सा सही है, बाकी क्या सही है आप देखिए। तो मेरे ख्याल से आप सही लगा दिए होंगे, मैं लेट नहीं करता। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना, बाकी विकल्पों में कृतियों और रचना कालों का गलत मिलान किया गया है, इस तरह के। तो दोस्तों आज का हमारा 15 जो है, 15 लगभग तैयार हो चुका है। अब एक और है, इस तरह के मैच द फॉलोइंग और सही युग्म वाले प्रश्न यूजीसी नेट की तैयारी में विशेष रूप से अभ्यास करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। छायावाद को समझने के लिए निम्नलिखित में कौन सा समूह सबसे अधिक उपयुक्त है। छायावाद को समझने के लिए सबसे अधिक या सबसे बेसिक जो है, सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है। व्यक्तिवादी, प्रकृति, प्रेम, कल्पना, आत्मा अभिव्यक्ति, दरबारी प्रशंसा, युद्ध, वीर गाथा, राजवंश, केवल सामाजिक व्यंग्य, केवल धार्मिक आख्यान। अच्छा, ये चारों जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, क्या आपको लगता है ये एक ही समय की नहीं, चारों अलग अलग सेक्शन के इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं बता दूं तो दरबारी हुआ है आदिकाल में, केवल सामाजिक व्यंग्य हुआ है किसमें, प्रगतिवादी में हुआ है अधिकतर। देखिए केवल धार्मिक आख्यान हुआ किसमें, धार्मिक सबसे ज्यादा किसमें हुआ है, धार्मिक भक्ति काल में हुआ ना। धार्मिक चीजों को ज्यादा लिखा गया, धार्मिक चीजों को ज्यादा बातें माना गया। उसमें भी 2 टाइप है, तो ऊपर वाला होगा दोस्त। अब ज्यादा ये नहीं करेंगे, सही उत्तर व्यक्तिवाद, प्रकृति, प्रेम, कल्पना, आत्मा अभिव्यक्ति है। और यही आज की पूरी क्लास का सार है। अगर आप छायावाद को केवल 4 कवियों और उनकी रचनाओं के रूप में याद करेंगे तो आपका ज्ञान अधूरा रहेगा।
आपको इसकी प्रवृत्तियां, विशेषताएं, प्रकृति चित्रण, व्यक्तिवाद, आत्माभिव्यक्ति, रहस्यबोध और प्रमुख कवियों की काव्य दृष्टि भी समझनी होगी। मैंने ये सब चीज़ों को पॉइंट वाइज लिख दिया है। आप अगर चाहें तो कमेंट में हमें बताएं, और एक ही टॉपिक पर मुझे कम से कम 50 कमेंट अगर आएंगे तो मैं उसी पर लेकर के आऊँगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का सार क्या, क्विक रीजन एक बार बहुत तेजी से दोहरा देते हैं। और देखिए, लगभग 22 मिनट का क्लास हो चुका है। 4 प्रमुख कवि प्रसाद पंत निराला, माधवी वर्मा है। प्रमुख कृतियां कमायनी, जयशंकर प्रसाद आंसू, जयशंकर प्रसाद पल्लव जो है सुमित्रानंदन पंत का है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, परिमल है, यामा माधवी वर्मा। और छावत की प्रमुख प्रवृत्तियों में क्या है, व्यक्तिवाद, आत्माभिव्यक्ति, प्रकृति प्रेम, कल्पना, सौंदर्य बोध और रहस्यात्मक अनुभूति को याद रखिएगा। थोड़ी और है। तो दोस्तों, आज के 15 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को आपने सही किया, अपना स्कोर कमेंट में हमें जरूर लिखिएगा। अगर आपने 15 में से 15 सही किए हैं तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और अगर कुछ प्रश्न गलत हुए हैं तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि गलती ही हमें यह बताती कि हमारी तैयारी में कैसी कमी है और कहाँ तक है। ऐसे ही यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण और परीक्षा केंद्रित क्लास के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं शाहजहां अंसारी, आप देख रहे हैं नेट हिंदी पाठशाला, और दूसरा है यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला। पढ़िए, समझिए और नेट जेआरएफ की तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद दोस्तों। आज का क्लास हमें कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को, कम से कम एक दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने क्लासेज के दोस्तों को। उससे क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तभी मैं यूट्यूब में वीडियो देखता था, तो मैं कुछ वीडियो देख करके अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करता था। उससे क्या होता था, मैं तो देख लिया करता था उसका टॉपिक को, और सारी क्लासेस को मैं नोट्स बना लिया करता था। उसको मैं भेज देने का रीज़न था कि मैं जो मैंने अपना क्लास देख लिया करता था, उसमें मैं जो जान पाया उसके पास मैं रिवीजन कर सकूं, उससे मैं पूछ सकूं और वो भी मुझसे पूछ सके। कहता है उसको डिस्कशन। तो डिस्कशन होना वो आपकी याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए हमें आदान प्रदान करनी चाहिए। बाकी आदान प्रदान कहाँ नहीं करनी चाहिए, एग्ज़ाम के हॉल में, एग्ज़ाम के सेंटर में। एग्ज़ाम के बाहर आप चर्चा करें, एग्ज़ाम के भीतर आप चर्चा न करें, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम है आपकी, और उससे पहले आप जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।